तो गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी चुनाव की अहमियत को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में डेरा डालने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये वही गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हुए थे और इन्होंने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और 24 तारीख को उनका यूपी दौरा प्रयागराज से शुरू होगा और उनका ये दौरा 4 जनवरी तक चलेगा। यानी कि नया साल वो यूपी में ही मनाएंगे और जनवरी से पहले हफ्ते में वे अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही शहर में चुनावी रैलियां और रोड शो में भी वो शामिल होंगे। ऐसे में यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि 2017 में किस तरीके से बीजेपी के लिए अमित शाह ट्रंप का कार्ड साबित हुए थे और सरकार बनाने में अहम रोल निभाया था। तो वहीं इस बार भी क्या उनकी एंट्री जो है वो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि हमने जिस तरीके से 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखा था, अमित शाह ने एक अहम भूमिका निभाई थी और सरकार बनाने में एक बड़ा हाथ था उनका, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो चुनावी चक्रव्यूह है वो यूपी बीजेपी के लिए एक अहम साबित हुआ था। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ चुके हैं। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी न्यूज पर। प्रियव्रत जी, देखिए, जिस तरीके से अब एक बार फिर से विपक्ष के लिए खतरे की घंटी यानी कि अमित शाह की यूपी चुनाव में एंट्री, क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा यूपी चुनाव में? देखिए, यूपी चुनाव में अमित शाह की एंट्री यह एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही मतलब पूरा इनिशिएट ले रहे थे, वहाँ डिफरेंट योजनाओं का शिलान्यास और ये कर रहे थे। जैसे कि कल हमने देखा कि प्रयागराज में उन्होंने 1,60,000 महिलाओं को 1,000 करोड़ डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया। फिर महिलाओं से आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहे थे। इससे क्या हुआ, क्या संदेश जाता है कि महिलाओं का जो आत्मसम्मान है, उसमें आत्मविश्वास है, वो कितना ऊपर उठ गया होगा। आप समझिए उन गांव की महिलाओं के लिए जो बैंक सखी थी। दूसरी तरफ जो अमित शाह जी का ये जो एक दौरा कल से स्टार्ट हो रहा है, और आपको हमको सबको पता है बीजेपी के ये चाणक्य माने जाते हैं, और हमने सभी ने देखा था कि 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने उन्होंने किस तरीके से विपक्ष को मात देके बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवाया था। उसी तरह अगर 2014 में भी वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे और बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में 73 सीट जीती थी और अपना दल 2 जीते थे। उसके बाद आप देख लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी ने कयास लगा लिए थे, बड़े चुनावी पंडित बोल रहे थे यूपी में बीजेपी को इस बार तो 30, 35, 20 से 22 पे सिमट के रह जाएगी। लेकिन सब चुनावी पंडितों को झूठा साबित करते हुए 67 सीट लाया और वो अमित शाह के ही नेतृत्व में हुआ। तो हम ये मतलब इनकार नहीं कर सकते कि जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो यूपी में उनकी एंट्री हो रही है और वो बड़े ही सहज तरीके से अपना काम करते हैं। लेट नाइट कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते रहते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं कि कैसे बूथ लेवल से लेके मतलब एक जो पन्ना प्रमुख होता है उन तक से भी वो मिलते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो छोटे निचले स्तर के कार्यकर्ता होगा उसका जो मनोबल है, उसका जो आत्मविश्वास है पार्टी के लिए, वो कितना बढ़ जाता होगा। सर्वेश्वर पाठक जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है चुनाव को लेकर और आप एक लंबे समय से इस राजनीतिक विश्लेषक के पद पर हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर विपक्ष की बात की जाए, अगर समाजवादी पार्टी की ही बात कर लें, तो आप विपक्ष में इस भूमिका में किसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से खत्म ही है। समाजवादी पार्टी जो है वो रही सही अपनी जमीन तलाश रही है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव जो अब कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे, अभी फिर से झुके हैं और वो अपने चाचा शिवपाल सिंह के पास मिलने भी गए। और जो नवंबर में शिवपाल जी, बहुत पहले की बात नहीं बता रहा हूं मैं, नवंबर में ही शिवपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को कहा था कि अखिलेश जी ना तो हमसे मिलते हैं ना हमारा फोन उठाते हैं, समय तक नहीं दे रहे हैं मिलने का। अखिलेश यादव ने कहा था कि चाचा का पूरा सम्मान किया जाएगा।
चाचा का पूरा सम्मान किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जैसे उन्होंने जयंत चौधरी से मिला था तो दोनों की बॉडी केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज देखिए। उसके बाद राजभर के साथ जब मंच पे थे, जब अनाउंस हुआ कि राजभर जी के साथ गठबंधन होगा, उसी तरह जब अभी अभी अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी अपने चाचा से मिलके आए तो उनका वो लैंग्वेज देखिए, बॉडी केमिस्ट्री देखिए, एकदम लग रहा था जैसे कि मतलब किसी दुश्मन से मिलके आ रहे हैं। वो मतलब जो एक उत्साह होता है भाई, वो आपके चाचा रहे हैं, आप उनके गोद में खेले हो, उनसे राजनीति के गुर सीखे हो, और उनसे मिलने में आपकी इतनी बड़ी मतलब ये है कि एक कम से कम मीडिया जो खड़ी का विषय बन गया था उस दिन जब अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे एक और है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव मिले हैं शिवपाल यादव से, और लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीटों पर पेंच फंस सकता है, तो अगर सब सही रहा, सब तालमेल बैठ गया, सब गिले शिकवे भूल गए, सब सीटों पर भी बात बन गई, तो क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मिलकर समाजवादी का परचम लहरा पाएंगे 2022 में और सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे? जिस तरीके की शिवपाल यादव ने एक प्रण लिया है अखिलेश यादव को सीएम बनाने का, क्या वो कामयाब होंगे? प्रियव्रत जी, ये बहुत ही मुश्किल टेढ़ी मतलब डगर हो गई है। यूपी में जिस तरीके का बीजेपी योगी जी के नेतृत्व में विकास का कार्य किया है, और जो भी मतलब अगले 5 सालों में वो जो टारगेट दे रहे हैं, नए नए शिलान्यास हो रहे हैं, और ये जो काम हो रहे हैं, ये काम अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बन के आए थे तो क्या इमेज बना था और क्या संदेश गया था कि युवा मुख्यमंत्री भी मतलब बना है प्रदेश का। काम तो हुआ था फिलहाल अखिलेश सरकार में, जिस तरीके से कि लखनऊ मेट्रो शुरू हो गई और उसके बाद इन्होंने शिलान्यास किया था और लोकार्पण योगी जी की सरकार किया था। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, लखनऊ मेट्रो शुरू हो गई, वो लखनऊ चारबाग से लेके हजरतगंज तक की इतनी ही दूरी की क्यों शुरू हुई? 5 साल बहुत बड़ी नहीं 5 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप ये मान के चलिए, आपने शिलान्यास तो करवा दिया, आप बार बार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हो कि शिलान्यास हमने किया था, फीता ये काट रहे हैं। तो भाई साहब, आपके पास 5 साल थे, पूरे 5 साल। 5 साल में कितने दिन होते हैं आप जोड़ के देख लो। आप बैठे क्यों रहे? आप तुष्टीकरण की राजनीति में बैठे रहे। आप केवल मतलब जो करना चाहिए गुंडे मवालियों का साथ देते रहे, दंगे फसाद पूरे यूपी में करवाते रहे। आप मुझे बता दीजिए कि पूरे यूपी में जब से योगी जी की सरकार आई है कितने दंगे हुए हैं? उनके समय में कितने दंगे हुए? सवाल मेरा आपसे एक और है कि जिस तरीके से अभी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, ठीक है, और अगर इसका लोकार्पण मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है 2022 में, तो इसका क्रेडिट क्या समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा? देखिए, अगर क्रियान्वयन किया गया और उसको पूरा किया गया तो जरूर समाजवादी। 5 साल बीजेपी के पास थे ना, तो उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया है? आप बताइए। नहीं, बना तो दिया है, लेकिन तो जिस तरीके से अब शिलान्यास हो गया है और लोकार्पण, अगर क्योंकि अब इतनी जल्दी तो तैयार नहीं हो सकता गंगा एक्सप्रेस वे, अगर इसका जो लोकार्पण जो हुआ है वो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, मान लीजिए 2022 में आ जाती है, तो क्या इसका जो श्रेय है वो समाजवादी पार्टी को जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में अगर इसे पूरा करवा देगी तो श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि जिसके कार्यकाल में पूरा हो। मैं आपको बताता हूं, जब वाजपेयी जी आए थे उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड का प्रोजेक्ट दिया था, हर एक राज्य में एम्स और आईआईटी का प्रोजेक्ट दिया था। 2004 में वो चुनाव हार गए, यूपीए ने उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो आज हम कोरोना में इतने महामारी में मतलब ये बेहाल हो गए, अगर वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ होता, एम्स हर एक राज्यों में बन के तैयार हुए होते तो कितनी सुविधा होती, कितने लोगों को इलाज मिल पाता, मुझे बताइए। तो ये जो चीज 10 साल में यूपीओ को करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो आप देखिए, मैं बिहार का एग्जांपल देता हूं, पटना में एम्स चालू हो गया है बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ, भुवनेश्वर एम्स स्टार्ट हो गया है, गोरखपुर का एम्स स्टार्ट होने वाला है। तो ये क्या मतलब एम्स स्टार्ट होने वाला है पाठक जी? अभी तो शिलान्यास वो भी ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया है एक तरह से, क्योंकि वहां पर ना कोई कार्य शुरू हुआ है अभी तक, सिर्फ शिलान्यास की एक नींव रखी गई है।
भुवनेश्वर एम्स की ओर जाएं, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, एक गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, समय समय पर धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब अगर एक सेक्शन भी स्टार्ट हो गया तो लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो गई कि नहीं हो गई। पटना एम्स चरणबद्ध तरीके से बन रहा है। मैं बिहार से हूं और मेरा दरभंगा होम टाउन है। मेरे दरभंगा में एम्स बन रहा है। वहां का पहले जो मेडिकल कॉलेज था DMCH, वो नामी था, लेकिन लालू राज में वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। आवारे कुत्ते और गाय और बैल वहां पे घुमा करते थे। चलिए फिलहाल अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये है कि अगर 2022 के चुनाव को लेकर अमित शाह की एंट्री होती है तो विपक्ष पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? विपक्ष में पहले ही हताशा और निराशा है और हड़कंप और मचने की मतलब तैयारी हो चुकी है। वो चाहे सबको ही मिल ले। हमने सबने देखा था 2017 में यूपी के 2 लड़के आए थे, अभी भी यूपी के 2 लड़के पार्ट 2 हो चुका है। मायावती जी के साथ बुआ और भतीजा का भी गठबंधन 2019 में सबने देख लिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। मेरे को जहां तक लगता है और जो भी मतलब ये वाइब्स आ रहे हैं, 2022 में ही बीजेपी की पुनः वापसी उत्तर प्रदेश में होने वाली है। चाहे सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां मिल जाएं, चाहे जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा बहुत समस्या थी बीजेपी को, उसको भी किसान आंदोलन की वापसी के साथ बीजेपी ने उस पे भी अपना परचम लहरा दिया है। और पूर्वांचल तो इनका जो पूरा गढ़ मतलब इस बार कोसने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें पूर्वांचल से लेके आए, वो उनमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने